हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा है। मुझे उम्मीद है आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये कैसे दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, वो या हम कहेंगे कि ये कैसे दूसरे देशों के से यूनिक है। आज हम ये सब देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें रिटन, तो वो कौन सा है? इंडिया का है। इट इज़ ए कॉम्प्रीहेंसिव है, एलेबोरेट है एंड ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ये बहुत ही डिटेल्ड में लिखा गया है, इसलिए ये बहुत लंबा है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस कारण से इतना बड़ा है? पहला है कि जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर क्या कि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है और वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इस कारण हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना लंबा हो गया है। दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ये लेंथी इसलिए था क्योंकि इसका मेन स्ट्रक्चर है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। मोर देन 60% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 60% अगर हिस्सा देखा जाए तो वो किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इसलिए ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत लेंथिएस्ट है। अगर हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कितने? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। तीसरा है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। लेंथिएस्ट होने का कारण ये भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही है। किसके लिए? स्टेट्स के लिए भी और सेंटर के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर हम तुलना करें यूएसए से, तो यूएसए में क्या है कि वहाँ पे सेंटर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन भारत में ये एक ही है, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे लेंथिएस्ट रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है, दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कौन सा है? एलाबामा कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंट्री का नहीं है, ये किसका है? एलाबामा एक स्टेट है। एक स्टेट है जो यूएसए में है। जैसे कि मैंने बताया है कि यूएसए में राज्यों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर के लिए अलग, वैसे ही एलाबामा स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम सॉवरन कंट्री की बात करें तो फिर कौन सा लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा? वो इंडिया का। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो वो कौन सा है? एलाबामा स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हमने जो बहुत सारे पार्ट्स हैं वो कहाँ से लिए हैं? अलग अलग देशों से। इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा हो गया है।
सेकंड पॉइंट है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है। इट हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविज़न फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज। क्या कि हमने जो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, बोरो किया है, वो बहुत सारी कंट्रीज से बोरो किया है। और हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी जो 60% हिस्सा है वो कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थर्ड पॉइंट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड का मतलब बदलना मुश्किल होता है। रिजिड का क्या मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना मुश्किल हो उसे रिजिड बोलते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 में बताया गया है। किस आर्टिकल में बताया गया है? अगर हमने अमेंडमेंट करनी है तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 368 में बताया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बदलना मुश्किल होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें बदलना मुश्किल है। उसके लिए हमें मेजॉरिटी कैसे चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। डेट इज 67%। कितना होना चाहिए? 67% मिलना चाहिए अगर हमें वो बदलना है तो। ओवरऑल 67% प्रेजेंट एंड वोटिंग का। प्रेजेंट क्या उस समय जो प्रेजेंट कर रहे हैं और वोट जितने डाला है उसका 67%। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जिन्हें बदलना थोड़ा आसान भी है, जो सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से बदले जा सकते हैं। जैसे मोर देन 50%, 51% से भी बदले जा सकते हैं। अगर हम यूएसए से के साथ तुलना करें तो यूएसए में लास्ट के 200 सालों में 16 अमेंडमेंट हुए हैं। 200 ईयर्स में कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 16 अमेंडमेंट हुए हैं। अगर वही हम भारत की बात करें तो यहाँ पे 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? 105। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या है? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है फेडरल विद यूनिटरी बाइस। सबसे पहले हम पता करते हैं कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें पावर्स को डिवाइड किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? पावर्स को डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। किसमें? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर्स को डिवाइड किया जाता है। और जहाँ पर सेंटर में भी सरकार होती है और स्टेट में भी सरकार होती है। कहाँ कहाँ होती है? फेडरलिज्म में एक सेंटर में गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट में। जैसे हम बात करें सेंटर में बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, और अगर हम किसी स्टेट की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार हो सकती है, बीजेपी की सरकार हो सकती है, या आम आदमी पार्टी की सरकार हो सकती है। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे यूनिटरी या नॉन फेडरल फीचर्स हैं। क्या मतलब कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ज़्यादातर यूनिटरी या हम बोल सकते हैं कि नॉन फेडरल फीचर्स हैं। जैसे कि सेंटर जो हमारी है वो स्ट्रॉन्ग है, जो सेंटर के पास पावर्स हैं वो ज़्यादा हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप। इसलिए हम कह सकते हैं
कि जो सेंटर के पास हैं वो पावर्स ज़्यादा हैं और स्टेट के पास थोड़ी पावर्स कम होती हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं, फेडरलिज्म इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स हैव बीन डिवाइडेड। फेडरलिज्म क्या होता है कि एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पावर्स को डिवाइड किया गया है बिटवीन द सेंटर और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स सच एज स्टेट्स और प्रोविंसेस। जो पावर्स है उनको डिवाइड किया गया है स्टेट्स और प्रोविंसेस के बीच। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल mechanism to accommodate two sets of politics, one at the center और नेशनल लेवल। क्या बोल रहे हैं कि एक सेंटर या नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है और दूसरी कहाँ पे होती है, रीजनल और प्रोविंशियल लेवल। कहाँ पे, रीजनल और प्रोविंशियल लेवल पे दो सरकार होती हैं। इंडिया इज़ ए फेडरल सिस्टम। जो इंडिया है वो फेडरल सिस्टम है कि जो पावर्स हैं वो कुछ पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास होती हैं और कुछ पावर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो फेडरल सिस्टम है बनाती है, बट विद मोर टिल्ट टुवर्ड्स ए यूनिटरी सिस्टम। लेकिन ये जो ज़्यादा टिल्ट है वो किसकी तरफ है, यूनिटरी सिस्टम की तरफ ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम क्या कि जहाँ पे सेंटर की पावर्स थोड़ी ज़्यादा होंगी। इसलिए जो इसे क्या कहा जाता है, क्वासी फेडरल सिस्टम। इंडियन सिस्टम को क्या कहा जाता है, क्वासी फेडरल सिस्टम। इस सिस्टम एज इट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ ए फेडरल। क्यों कहा जाता है इसे क्वासी फेडरल, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, फेडरल भी है और यूनिटरी सिस्टम भी है। फेडरल क्या, दोनों के पास पावर्स हैं, सेंटर पे के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर्स हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो यूनिटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेंटर के पास जो हैं पावर्स ज़्यादा हैं। इसलिए इंडियन जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसी है, क्वासी फेडरल। यहाँ पे सेंटर के पास पावर्स ज़्यादा होंगी और स्टेट के पास पावर्स थोड़ी कम होंगी। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल फर्स्ट क्या बताता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। द वर्ड फेडरेशन इज़ नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं पे भी जो वर्ड फेडरेशन है ना वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं है। ये एलिमेंट्स ऑफ फेडरलिज्म वर इंट्रोड्यूस। ये फेडरलिज्म के एलिमेंट्स अगर हम सबसे पहले देखें कि कब इंडिया में ये शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था इंडिया में गवर्नमेंट जो इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में, जहाँ पे पावर्स को सेपरेट किया गया था सेंटर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में। फिफ्थ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया चूज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो इंडिया ने चूज़ किया था, कैसा पार्लियामेंट चूज़ किया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट चूज़ की थी, जो पार्लियामेंट्री हो, ना कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो तरह की गवर्नमेंट होती हैं, एक पार्लियामेंट होती है, एक प्रेसिडेंशियल। लेकिन इंडिया ने कौन सी चुनी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किससे बारोड की है, ये हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड। यहाँ पे इंडियन स्टेट के पास जो है वो इलेक्टेड हेड होता है, लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटिश के पास तो वहाँ पे मोनार्की की किंग या क्वीन होते हैं। अगर इंडिया की में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है।
डैट इज़ इंडियन पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध जाता है तो उसे बदला जा सकता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट और पीएम होते हैं। पीएम को असिस्ट कौन मदद करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो कैसी है? इंडियन पार्लियामेंट बाई कैमरल है, जहाँ पे दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस क्या? राज्यसभा, और लोअर हाउस लोकसभा। तो जो पावर्स होती हैं वो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स हैं एज कंपेयर टू राज्यसभा। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड है और पीएम जो है वो रियल हेड है। 6th पॉइंट है इंडिया इज़ ए रिपब्लिक। जो इंडिया है वो क्या है? रिपब्लिक है। इंडिया इज़ नॉट रूल्ड बाई ए मोनार्क। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया है उसे कोई राजा या हेरिडिटरी, ये नहीं है कि कोई राजा ही इस देश को चला रहा है या कोई नॉमिनेटेड हेड इसको चला रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो ये एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का क्या मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, उसे जो पीपल ऑफ इंडिया है वो चुन के भेजते हैं। 7th है हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट क्या हो गया? जो आर्टिकल 1 है वो क्या बताता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट से बना हुआ है। 8th पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर एक फीचर देखा जाए तो वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स एंड गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है वो क्या ग्रांट करता है और गारंटी करता है कि फंडामेंटल राइट, हर एक सिटीजन को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या? मौलिक अधिकार, या हम बोल सकते हैं बेसिक या फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं इनको। पहले फंडामेंटल राइट्स कितने थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन एक फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी, कौन सा फंडामेंटल राइट? राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में रिमूव कर दिया। कब किया गया था? 1978 में। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट बन गया है। क्या है अब? राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 301 ए में। ठीक है। तो ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 5th है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 6th है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो 6th है वो क्या है? अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सीधे 6th में ये बताया गया कि आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर कोई भी वायलेशन होती है तो। द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल एंड आर नॉट एब्सोल्यूट। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है? जस्टिशिएबल है। अगर कोई भी इनका वायलेशन करता है तो आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उन्हें लागू करवाने के लिए। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट।
क्या मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं अब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कि हमारी पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि इस पर रोक लगा सकती है। हमारी पार्लियामेंट को अधिकार है कि इस पर रोक या रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन कौन सी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है? जो रीज़नेबल हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी फंडामेंटल राइट को जब चाहा तब उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। कब रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है? जब कोई रीज़न हो पर गवर्नमेंट के पास, तब उस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये किस में है? पार्ट 4 के ए में है। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो कब ऐड की गई थी? फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 में ऐड की गई थी। किस अमेंडमेंट एक्ट के? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। टोटल देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। कितनी हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़? 11 ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसने रिकमेंड की थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए? ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। ये आर्टिकल 51A में हैं। तो अगर हम बात करें कि ये हमने कहाँ से ली हैं, तो ये हमने रशिया से ली हैं। कहाँ से ली हैं? रशिया से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या बताती हैं? कि हर एक सिटीजन को ये बताती हैं कि जब भी आप अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हो और उस समय आपको ये भी अपने ध्यान में रखना है कि आपकी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं कंट्री के, अपनी कंट्री में, जिन्हें आपको पूरा करना है। जैसे कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं? संविधान को अबाइड करना, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम। ये जो हैं कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिन्हें आप उन्हें क्या करना है? ध्यान में रखना है। एक फंडामेंटल ड्यूटी ये भी है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स। ये एक ड्यूटी है कि पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी। 9th पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। द DPSP मेंशंस अबाउट द एम्स विच गवर्नमेंट शुड फॉलो। DPSP में क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट के कुछ एम्स होने चाहिए जिसे पूरा करना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ताकि जो हमारी कंट्री है वो क्या एक वेलफेयर स्टेट बन सके। ये कुछ एम्स बताए गए हैं कि जो गवर्नमेंट को अपनाने चाहिए। 10th है पॉइंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? कि जो भी 18 साल का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको हक देता है कि वो क्या कर सकता है? वोट कर सकता है किसी भी पार्टी को, किसी भी इलेक्शन में वो वोट कर सकता है। पहले ये एज कितनी हुआ करती थी? 21, लेकिन इसको घटा के बाद में कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। 11th पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जो इंडिया की जुडिशरी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। 12th पॉइंट प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक ये भी फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है जो
एक सेंटर आइडिया बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे क्या बताता है कि इंडिया इज़ ए सोशलिस्ट है, सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड ए वेलफेयर स्टेट। सेकुलर के का क्या मतलब कि इंडियन स्टेट का कोई भी खुद का रिलीजन नहीं है, कि ऑफिशियली जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कोई भी जो रिलीजन है उसे ऑफिशियली प्रमोट नहीं कर सकती। डैट इज़ इंडिया का कोई भी क्या नहीं है, धर्म नहीं है। लेकिन जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उन्हें छूट है कि वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडियन स्टेट की बात करें तो उसका कोई भी धर्म नहीं है, वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। आज का टॉपिक यही तक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।